चलिए, इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था मुकुलन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीजाणु जनन क्या होता है। ठीक है, देखो बीजाणु जनन क्या होता है। ठीक है, देखो बीजाणु जनन हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन की कुछ विधियों के बारे में, जिसमें हमने मुकुलन तक पहले ही पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बीजाणु जनन के बारे में। क्या होता है बीजाणु जनन? मैंने पहले ही आपको बताया था कि प्रतिकूल परिस्थितियों में, है ना, प्रतिकूल मतलब ऐसी परिस्थिति जब कोई जीव उस वातावरण में रहने के लायक नहीं रहता, तो वो क्या करता है, वो अपने शरीर के चारों तरफ एक आवरण बनाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने आपको अमीबा का बताया हुआ था, और दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं पेनिसिलियम। होता क्या है कि विषम परिस्थितियों में कुछ जीव अपने शरीर के अंदर या अपने शरीर के चारों तरफ एक आवरण बना लेते हैं, जिस आवरण को हम क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। अब इस पुटी के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुटी भवन कहलाती है। मतलब कैसे कहेंगे? अगर पूछ देता है अलैंगिक जनन की बीजाणु जनन विधि का वर्णन कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे? हमें लिखना होगा वहां पे कि विषम परिस्थिति में कुछ जीव अपने शरीर के बाहर एक आवरण बना लेते हैं, जिस आवरण को हम किस नाम से जानते हैं? पुटी के नाम से जानते हैं। और इस आवरण के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुटी भवन कहलाती है। लेकिन पॉइंट जरूर ध्यान में रखना कि बीजाणु जनन तभी होगा जब स्थिति कैसी होगी? विषम होगी। विषम का मतलब क्या होगा? ऐसी स्थिति जैसे अगर मान लेते हैं आपको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर आपको ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो स्थिति कैसी हुई? अनुकूल। कैसे हुई? सम या फिर अनुकूल। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो वो स्थिति कैसी हो जाएगी? विषम, या जिसे दूसरी भाषा में हम क्या बोलेंगे? प्रतिकूल बोलेंगे। मतलब ऐसा वातावरण जो हमारे जीवन जीने के लिए हमें क्या हो जाए? दुर्लभ हो जाए। मतलब हम आसान सामान्य जीवन ना जी पाए। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए कि भाई ऐसा वातावरण हमें मिल जाए। मतलब हमें चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस तापमान। अब तापमान 78, 80, 75, तो वो स्थितियाँ अनुकूल है या प्रतिकूल है? तो वो क्या है? प्रतिकूल है। उसे ही दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं? विषम परिस्थिति। समझ रहे हैं? तो विषम परिस्थिति में कुछ जीव अपने शरीर के बाहर आवरण बनाते हैं। अभी क्या करेंगे? ये आवरण बना लेंगे। अब इनके अंदर जो इनका बीजाणु होगा वो इनके शरीर के अंदर क्या होने लगेगा? बनने लगेगा। एक बीजाणु बना, वो 1 से 4 बना, फिर 4 से कितना बनेगा, है ना? फिर हर प्रत्येक 4 से 4 बनेगा। इससे इसके अंदर कितने हो जाएंगे? बहुत सारे बीजाणु हो जाएंगे। और जब स्थिति कैसी हो जाएगी? यही स्थिति जब हो जाएगी बाबू अनुकूल, तो यही पुटी क्या हो जाएगी? फट जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ये पुटी क्या हो जाएगी? फट जाएगी। और जब ये पुटी फट जाएगी तो सभी बीजाणु क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और हर बीजाणु एक एक जीव के रूप में क्या करेगा? विकास करेगा। समझे मेरी बात को? एक एक बीजाणु एक एक जीव के रूप में क्या करेगा? विकास करेगा। बीजाणु कई तरीके के होते हैं। चल बीजाणु होते हैं, अचल बीजाणु होते हैं। समझ रहे हैं? ये बात दिमाग में रख लेना। अगली विधि है बेटा खंडी भवन। अगली विधि है खंडी भवन। उम्मीद करता हूं आपको बीजाणु जनन समझ में आ गया ना? किसी को कोई समस्या नहीं ना? चलो अब समझते हैं खंडी भवन। किसमें पाया जाता है खंडी भवन? नाम याद रखिएगा, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा। देखो खंडी भवन ऐसा अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जीव का प्रत्येक खंड, संरचना देखो स्पाइरोगायरा की, ये है भाई स्पाइरोगायरा। ऐसे होता है स्पाइरोगायरा। ये है संरचना किसकी? स्पाइरोगायरा की। तो ऐसा जनन
जिसमें जीव के शरीर का प्रत्येक खंड, देख रहे हैं ना, प्रत्येक खंड एक जीव के रूप में क्या हो जाए, विकसित हो जाए। ऐसा जनन, लेकिन याद रखना ये कौन सा जनन है, लैंगिक है कि अलैंगिक है, क्या है, ये सभी अलैंगिक के अंतर्गत आते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। बीजाणु जनन भी अलैंगिक जनन की एक विधि है और खंडी भवन भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो खंडी भवन क्या होता है, अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि, अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि जिसमें जीव के शरीर का प्रत्येक खंड एक जीव के रूप में क्या होता है, विकसित। मतलब जितने टुकड़े करेंगे, जितने टुकड़े करेंगे, हर टुकड़ा एक नए जीव के रूप में क्या करेगा, विकास करेगा। तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे खंडी भवन। कोशिश करना कि आपको ये स्ट्रक्चर और ये नाम जरूर याद रहे। खंडी भवन किसमें पाया जाएगा, स्पायरोगायरा में। खंडी भवन यार खंडी से नहीं लग रहा है, टुकड़ा है ना, तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में डेवलप हो, विकसित हो, वो विधि क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी खंडी भवन। समझ गए। अब चलते हैं आगे, समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन अर्थ समझ लीजिए पहले इसका। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन यानी कि दोबारा जन्म लेना या फिर दोबारा बनना। जैसे क्या होता है, अगर एक जंतु के शरीर का या हमारी उंगली कट जाएगी तो क्या नई उंगली आ जाएगी, आ जाएगी भाई, नहीं आएगी। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें ये अवस्था, ये सिचुएशन पाई जाती है कि अगर उनका कोई पार्ट कट जाता है तो वो उस अंग को दोबारा क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। जैसे आप छिपकली को देखते होंगे, जब आप उसे मारने जाते हो आपको लगता है कि आपके मारने से उसकी पूंछ क्या हो गई, टूट गई, और आप भगवान को याद करने लगते हैं, भगवान पाप हो गया। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सत्व के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे गिरगिट को देखेंगे, जब कभी वो घास में जाएगा वो अपना रूप कैसा कर लेगा, हरा कर लेगा, और आप उसे घास में नहीं देख पाएंगे। जब वो गुस्सा होगा तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। उसके ये है ना, उसके पीठ पे जो बाल पाए जाते हैं वो खड़े हो जाएंगे। ये अटैक के ये लक्षण है। जैसे कुत्ता अगर आपको काटने वाला है तो आपको बहुत ध्यान से देख रहा है, अगर वो आपको नहीं काटने वाला है तो पूंछ हिला रहा है। ये पॉइंट याद रखना, अगर कुत्ता पूंछ हिला रहा है तब तो ठीक है, और नहीं हिला रहा है तो आपको हिलाने के लायक नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कभी सही जगह नहीं काटते हैं, समझ लीजिए, है ना। तो हम पुनरुद्भवन समझ रहे हैं, जब कटे हुए भाग, जब कोई जीव क्या करता है, पुनरुद्भवन। पेड़ की डाल आप काटते हो, नई डाल आ जाती कि नहीं आ जाती। आगे जब आप जनन आगे थोड़ा विस्तार से चलोगे, प्राकृतिक जनन, कृत्रिम जनन, है ना, जब ये दोनों पढ़ोगे तो ये सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। पुनरुद्भवन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन किस में पाया जाता है, ये नाम जरूर याद रखना। तो सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन पाया जाता है बेटा प्लेन एरिया में। किस में पाया जाता है, प्लेन एरिया में। अब क्या है, ये प्लेन एरिया को तुम जहाँ से काट दोगे, जहाँ से भी काट दोगे, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। आप देखो, एक टुकड़ा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस सातों के सातों टुकड़ा क्या हो जाएगा, एक एक जीव का निर्माण करेगा। जबकि हम यहाँ देख रहे थे, यहाँ हमने स्पायरोगायरा में देखा, क्योंकि इसका शरीर पहले से ही डिवाइडेड रहता है, इसका शरीर ये पहले से ही ऐसा रहता है, तो हर खंड एक जीव बन जाएगा। जबकि प्लेनेरिया के शरीर में तो ऐसी कोई अवस्था नहीं थी। ऐसा ही नहीं कि केवल अब 7 टुकड़े, अब 8 टुकड़े कर दोगे, 10, 12, 15, 50। अब ऐसा नहीं कि मिक्सर में डाल को मिक्स कर दो, बहुत ज़्यादा प्लेनेरिया होंगे, तो कुछ रहना भी चाहिए भाई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जितने टुकड़े करेंगे हर टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण करेगा। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन बोलते हैं। किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है
प्लेनेरिया में। पूछता है सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किस जीव में पाई जाती है, तो प्लेनेरिया में पाई जाती है। अगर पूछ दिया जाए मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन कहाँ है, तो लीवर में। सबसे कम कहाँ है, तो वो कहाँ है, मस्तिष्क में। समझ गए? ये था बेटा पुनरुद्भवन। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगला पॉइंट समझते हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो एक अवस्था होती है ना, सूक्ष्म प्रवर्धन। मैं आपको ऐसे ही लाइटली बता देता हूं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है? ठीक है, देखो कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है हमें पौधे को उगाने की जगह नहीं मिलती। आप ऐसा सुने होंगे कि फसल चोरी हो गई, गेहूं चोरी हो गया, भूसा चोरी हो गई। कभी ऐसा सुना खेतवे चोरी हो गया। लेकिन कई ऐसे राज्य, उड़ीसा में खेतवे चोरी हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे हमारे यहाँ पलरा उलरा नहीं बनता, खांची ऊँची जिसको बोलते हैं, बनता है ना, वैसा वहाँ पे बड़ा बड़ा बनता है। उसमें वो क्या करते हैं, धान को रोपते हैं और उसे तालाब में क्या करते हैं, है ना, खूंटा बांध बांध के, जैसे नाव को नदी में नहीं रखा जाता है। अरे भाई ये मान लेते हैं कोई तालाब है, इसमें कोई तीन ठो लगाया, तीनों को रस्सी बांध के यहाँ खूंटा बांध, है ना, क्या कर दिया, खूंटा गाड़ के यहाँ बांध के चला गया। बड़े बड़े तालाब होते हैं, वहाँ पे धान की खेती होगी और इस पानी में क्या होंगे, पोषक तत्व तो पाए जाते हैं और धान आसानी से उग जाता है। शाम को कौन आएगा, समझ रहे हैं, कोई दूसरा आकाश आएगा, अपना यहाँ से खूंटा, इसका क्या किया, इसका एक ठो खूंटा लाया, अपने खूंटा में लग बांध दिया एक ठो, तो अब इसका क्या चोरी हुआ, खेतवे गायब। समझ रहे हैं कि नहीं? ले भाग जाएगा, कोनो 2-3 किलोमीटर दूर जाकर धान लगा दिया, तुम्हारा जब फूटने वाला है खेतवे गायब। अब सोचो कितना मजा आता होगा उनको, है ना। वैसे क्या होता है सूक्ष्म प्रवर्धन में, क्या होता है, कुछ ऐसे पौधे, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें उगाने के, जैसे गाजर, क्या करेंगे, गाजर को छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे। उस टुकड़वा को क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पानी है, इसमें गाजर का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया। अब क्या है, इस टुकड़वा को क्या कहेंगे, कैलस कहेंगे। क्या कहेंगे, कैलस। अगर आ की मात्रा जोड़ दोगे तो कैलाश हो जाएगा, लेकिन ध्यान में रहे कि कैलस ही कहते हैं। समझ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। और इस कैलस को हम उचित हार्मोन देंगे, कुछ दिन के बाद ये क्या बन जाएगा, गाजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गाजर बन जाएगा। इस विधि को क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? यहां तक एक बार तीनों फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। बीजाणु जनन, अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जीव प्रतिकूल परिस्थिति में अपने शरीर के बाहर एक आवरण बना लेता है। उस आवरण को हम पुटी कहते हैं और उस आवरण के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुटी भवन कहलाती है। और जब स्थिति अनुकूल होती है, ये पुटी क्या होती है, फट जाती है। आगे चल के वो क्या होता है, अब जब ये पुटी बनी थी तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे, क्या बहुत ज़्यादा क्या बने थे, बीजाणु बने थे। जब ये पुटी फटी तो ये बीजाणु क्या हो गए, मुक्त हो गए। और हर बीजाणु जितना बीजाणु फट के पुटी के फटने से बाहर आए, वो सभी एक जीव के रूप में क्या हुए, विकसित हुए। समझे? इस खंडी भवन समझ लो। एग्जाम्पल इसका याद है ना, किसका, ये किसका एग्जाम्पल है, ये पाया जाता है अमीबा में। किसमें पाया जाता है, अमीबा में। बात करें खंडी भवन की, तो जीव के शरीर का प्रत्येक खंड, जितना टुकड़े में शरीर उसका दिख रहा है, हर टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकास करे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे खंडी भवन। किसमें पाया जाता है, स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। पुनरुद्भवन की बात करें, पुनरुद्भवन दोबारा जन्म लेना या दोबारा पैदा होना। जब कोई जीव, किसी जीव का शरीर जितने खंड में विभाजित होता है, प्रत्येक खंड एक नए जीव के रूप में विकसित होगा, तो उस विधि को हम क्या कहेंगे, पुनरुद्भवन कहेंगे। सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनरुद्भवन की अपार क्षमता किस जीव में पाई जाती है, वो पाई जाती है प्लेनेरिया में। यहां तक नोट करिए, बताता हूं प्राकृतिक कायिक जनन। चलिए अब समझेंगे प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। प्राकृतिक कायिक जनन याद रखेंगे कि यह जनन की एक ऐसी विधि है जो पौधों में अपने आप होती है। पॉइंट समझें,
प्राकृतिक कायिक जनन जनन की एक ऐसी विधि है जो पौधों में होती है, वो भी अपने आप होती है। पौधों के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे, मतलब जड़ पौधे से अलग होकर एक नया पौधा, पत्ती पौधे से अलग होकर एक नया पौधा, समझ रहे हैं कि नहीं? तना पौधे से अलग होकर एक नया पौधा। मतलब प्राकृतिक कायिक जनन पौधे का या पादप का एक ऐसी जनन या पादप का एक ऐसा जनन की विधि है ना, जिसमें क्या होता है कि पौधे का कोई भाग, चाहे वो क्या होगा, जड़ होगा, चाहे वो क्या होगा, तना होगा, या फिर वो क्या, पत्ती होगी, अलग होकर एक नए जीव का क्या करे, निर्माण करे, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। एक एक को हम समझेंगे, कैसे जड़ द्वारा जनन होता है, कैसे तना द्वारा होता है और कैसे पत्ती द्वारा होता है। अब बात करेंगे हम जड़ के बारे में। जड़ क्या होती है ना? जड़ कितने प्रकार की होती है? तो पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जड़ दो प्रकार की होती है। पहली होती है बाबू, पहली होती है मूसला जड़, पहली जड़ होती है मूसला जड़, जबकि दूसरी मांसल या फिर अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़। मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। जड़ क्या काम करती है पहले वो समझ लेते हैं। जड़ पौधे को खड़ा रहने में सहायता करती है। याद रखेंगे कि पौधे को यांत्रिक सहारा जैसे तना देता है ना, वैसे ही उसे खड़ा रहने के लिए नीचे से बैलेंस कौन बना के रखा है? जड़। अगर किसी पौधे की जड़ कट जाती है जगह जगह से, वो पौधा क्या होता है? गिर जाता है ना। तो जड़ क्या काम करती है? जड़ पौधे को क्या करती है? खड़े रहने में सहारा प्रदान करती है। साथ ही साथ जमीन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम कौन करता है? जड़ करती है। समझ रहे हैं? जड़ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। मूसला जड़ एकदम पहचान ध्यान में रखो। मूसला जड़ जिसका नीचे वाला पोर्शन वी आकार का होगा, वी शेप का होगा, वो क्या कहलाएगी? मूसला जड़ कहलाएगी। जबकि दूसरी जो जगह जगह से फैली हुई, अब बरगद देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जो बरगद में जड़ निकली हुई है वो कौन सी जड़ है? अपस्थानिक जड़ है। आप मटर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ऊपर से ही उसको उखाड़ना आसान है। बताओ, सरसों जल्दी उखाड़ लोगे कि मटर? क्या मटर उखड़ जाएगी, क्योंकि उसकी जड़ कैसी होती है? अपस्थानिक, जगह जगह से फैली हुई होती है, धड़ उखाड़ लोगे। जबकि सरसों उखाड़ने में आपको, क्योंकि उसकी जो आप आकृति देखे हो, अगर आप भाई सभी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसकी जो शेप होती है ना, वैसे वी जैसी होती है, वो गहराई में जाती है। तो जो गहराई में जाएगी वो मूसला जड़, जो गहराई में नहीं जाएगी वो मूसला जड़ नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक आया ना भाई? चलो अब समझेंगे मूसला जड़ द्वारा। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो मूसला जड़ द्वारा, है ना, मूसला जड़ द्वारा अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो नया पादप बनाती हैं, जैसे अमरूद। समझ रहे हैं? जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? अमरूद। और बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इसको देखा हुआ है। मूसला जड़ इसमें पाई जाती है। इससे क्या निकलती हैं? कलिकाएं निकलती हैं। अमरूद नीचे गिर गया, बीज अंकुरित हो गया, है ना। इसके क्या निकलती हैं? कलिकाएं। जगह जगह से आप देखे होंगे कि एक ठो पेड़ कोई लगा हुआ है, एक पेड़ कोई लगा हुआ है। ये देखो, यहां समझो, ये कोई पेड़ है बड़ा सा, है ना, इसकी जड़ नीचे फैली हुई है। आप देखोगे, मान लेते हैं ये अमरूद का पेड़ है, और देखेंगे कि ये जड़ धीरे धीरे जगह जगह फैलती है और यहाँ आ जाती है बेटा अपस्थानिक जड़, और यहाँ एक छोटा छोटा अमरूद का पेड़ आ जाता है। आ जाता कि नहीं आ जाता? इस एरिया में आप देखेंगे छोटे छोटे पेड़ आ जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं क्या? प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि ये अपने आप हो रहा है। नदी के पानी को कोई बहाता है, ये क्या है? प्राकृतिक है। हवा कोई चलाता है, ये क्या है? प्राकृतिक है। जो चीजें हमारे आसपास स्वतः होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक बोलते हैं। कोई कंपनी ऐसी है जो ऑक्सीजन बना छोड़ती है वायुमंडल में? नहीं, ये क्या है? प्राकृतिक है।
समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे प्राकृतिक कायिक जनन वह जनन की वह विधि है जिसमें पौधे के किसी भी अंग से स्वतः ही एक नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। पूछेगा कौन वाला अंग, तो आप कहेंगे जड़ द्वारा भी, तना द्वारा भी और पत्ती द्वारा भी। अब जड़ द्वारा तो हम समझ रहे हैं, जड़ दो प्रकार की, मुसला जड़, अपस्थानिक जड़। जिसमें मुसला जड़ हम समझ चुके हैं, जबकि हम समझने वाले हैं मांसल जड़। मांसल का मतलब क्या, या फिर अपस्थानिक जड़, है ना। मांसल जड़ क्या होती है, कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो मांस मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व भरे होते हैं, जिसकी वजह से वो फूल जाती हैं। जैसे आप देखे हैं शकरकंद, कौन है भाई, शकरकंद। अब ये क्या है, शकरकंद जमीन के नीचे रहेगा और वहीं से ये जमीन के नीचे रहेगा, और आप देखते हैं इसमें जगह जगह गांठें होती हैं, गांठें होती हैं, है ना, जोड़ जोड़ पे होती है। वहां से क्या निकल जाती है, एक नया पौधा क्या होता है, निकल जाता है। देखो इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये अपने आप हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा, तो ये क्या कहलाता है, प्राकृतिक कायिक जनन। जड़ द्वारा समझ में आया कि नहीं आया। अब बात करेंगे हम तना द्वारा। तना पहचान कैसे करेंगे, मैं पहले भी इसको बता चुका हूं। तने की सबसे आसान पहचान, तने पे क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती हैं। बार बार पूछा जाने वाला और महत्वपूर्ण सवाल, आलू जड़ है कि तना, तो आलू क्या है, तना है। कैसे पता, आलू में क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती हैं। समझे कि नहीं समझे। अब बात करेंगे हम तना की। तना कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना तना दो प्रकार का होता है ना। भूमिगत तना, वैसे आपको स्पेशली अगर वो वाला समझना है, तीनों विस्तार से ही समझ लो। वायवीय, अर्धवायवी और तीसरा भूमिगत, जिसको मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब हम इसे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। वायवी तना क्या होता है, अर्धवायवी क्या होता है, भूमिगत क्या होता है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। वायवी तना वह तना जो पूरी तरह से क्या हो, हवा में हो। जैसे आप पीपल की डाल देखो, बरगद की डाल देखो, नीम की डाल देखो। डाल क्या रे भाई, देखो ये पेड़ है, इसकी ये डाल क्या है, पूरी तरह से हवा में है कि नहीं, ये वाली डाल है कि नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वायवीय। क्या बोलेंगे, वायवी। जबकि अर्धवायवी का एग्जाम्पल कौन है, दूब घास। कौन है, दूब घास। आप दूब का एक सिरा पकड़िए, उसको उखाड़िए तो देखेंगे लंबी सी निकलेगी। वो कहीं टच होती है, कहीं ऊपर होती है, कहीं नीचे होती है, कहीं ऊपर होती है, कहीं नीचे होती है। तो आधा हवा में, आधा है ना, आधा जमीन पे। तो देखो क्या है, अर्धवायवी मतलब आधा हिस्सा हवा में और आधा क्या है, जमीन पर है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, अर्धवायवी। अब बात करेंगे भूमिगत की। वे तने जो कहाँ होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं। अब आगे चल के भूमिगत तना भी हमें पढ़ना ही है, तो ये भी आगे चल के कई प्रकार के होते हैं, जैसे कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद। समझ रहे हैं, हमें ये सभी पढ़ने हैं। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।